नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन के बारे में। मतलब असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहाली कैसे होती है, इसको लेकर मैं एक सीरीज चला रहा हूं। ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पे लिंक मिल जाएगा। पहले उसको देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारा चीजें समझ में आएगा। वैसे इस वीडियो में हम कवर करने वाले बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका सिलेबस, एग्जाम कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप IIT किए हैं, डिप्लोमा बीटेक किए हैं और असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो, क्योंकि 23-24 में बहाली संभावित है। वैसे में अगर आप अभी से अवेयर रहेंगे, अभी से आपको पता रहेगा सारी चीजें, तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं और भविष्य में आप असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप IIT किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो भारत का एकमात्र कोचिंग सेंटर इजी वे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कब से नया क्लास शुरू हो रहा है। आप इस कोचिंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि पूरे भारत में 21 RRB है, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की संख्या 21 है। 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की सहायता से भारतीय रेलवे अपने यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहाली लेती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का नाम जानते होंगे, नहीं जानते तो 2-4 का नाम मैं बता देता हूं, जैसे इलाहाबाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, गोरखपुर, पटना, मुंबई, रांची, ये सारे बहुत फेमस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जहां पे बहुत सारी बहाली आती है। कि रेलवे में जो लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहाली होती है उसके लिए CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ये CBT एग्जाम 2 स्टेज में होता है, जिसे CBT फर्स्ट और CBT सेकंड के नाम से हम लोग जानते हैं। फर्स्ट CBT एग्जाम होता है, उसमें केवल बच्चों को क्वालिफाइंग करना होता है, उसका जो नंबर होता है वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं रेलवे में, उन भीड़ को छांटने के लिए केवल एग्जाम ली जाती है, और इस एग्जाम का जो नंबर होता है वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। दूसरी खासियत ये है इस एग्जाम का कि इसमें 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है। मतलब सीटों की संख्या से 15 गुना ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है। जैसे पिछले बार असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की सीटों की संख्या 65,000 के आसपास था, और CBT 1 एग्जाम जो बच्चे दिए थे तो 65,000 इंटू 15 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो समथिंग 7 से 8 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया था सेकंड CBT एग्जाम के लिए। तो सेकंड CBT एग्जाम में अगर आप अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आप भारतीय रेलवे में नौकरी आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले CBT 1। पहला CBT में सिलेबस क्या होता है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CBT एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इत्यादि के बारे में हम आप लोगों को पता होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की संख्या 21 है, लेकिन जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो ये 21 मतलब 21 में से किसी एक RRB में आपको अप्लाई करना होता है। आप सभी RRB में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते एक साथ। पूरे भारत के जो 21 RRB है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उन सभी में से किसी एक में आपको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ऑनलाइन होने की वजह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला CBT एग्जाम के बारे में। जो फर्स्ट CBT एग्जाम होता है उसमें जो समय आपको मिलता है 60 मिनट टाइम आपको दिया जाता है, और जो क्वेश्चंस की संख्या होता है वो 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75 क्वेश्चंस और 60 मिनट टाइम आपको दिया जाता है, और इस टाइम अंतराल में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इसके बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाता है। अगर पहला CBT एग्जाम आप देते हैं तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। जैसे जनरल के लिए 40% रखा गया है, OBC के लिए 30% रखा गया है, SC के लिए 30% है, और ST के लिए 25% नंबर लाना होता है। मतलब टोटल जो आपका मार्क्स है 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, उसमें से 40% जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को नंबर लाना होगा, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी आप इसके मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। मतलब जो पहला CBT एग्जाम होता है उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, करंट प्रोफी सभी से प्रश्न आते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले नंबर पे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, कैलेंडर एंड क्लॉक,
टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज प्रॉब्लम, पाइप एंड सिस्टर्न इत्यादि ये टॉपिक है मैथमेटिक्स के, जहां से प्रश्न को पूछे जाते हैं आपके प्रथम सीबीटी एग्जाम में। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के प्रश्न कहां से आते हैं, उसके टॉपिक क्या 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 नाम है, तो आइए समझते हैं रीजनिंग के टॉपिक का नाम। सबसे पहला है एनालॉजी, दूसरा है अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिनोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस है। ये रीजनिंग के जो चैप्टर है उनसे ये टॉपिक से प्रश्न आपके सीबीटी 1 में पूछे जाते। इसके बाद आता है अगला टॉपिक करंट अफेयर का। करंट अफेयर के बारे में बात करें तो जो इसका टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, पर्सनालिटीज है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है एंड अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट में मान लीजिए करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछ सकता है, या ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं जो आपको जानना चाहिए वो पूछ सकता है अदर्स में। तो ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस से प्रश्न, जो ये टॉपिक है इस टॉपिक से प्रश्नों को कवर करता है फर्स्ट सीबीटी एग्जाम में। ये सिलेबस रहा आपका फर्स्ट सीबीटी एग्जाम का, जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका इसका आंसर करना होगा, आप इसे क्वालिफाई करेंगे। आपने पहला सीबीटी एग्जाम के बारे में समझ लिया कि पहला सीबीटी एग्जाम कैसे होता है। अब हम समझेंगे सेकंड सीबीटी एग्जाम के बारे में। सेकंड सीबीटी एग्जाम कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पहला सीबीटी एग्जाम का जो मेरिट लिस्ट आता है वो सीटों की संख्या से 15 गुना बच्चे ज्यादा बुलाए जाते हैं, 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाता है सेकंड सीबीटी एग्जाम के लिए। अब इसमें एक कंडीशन और है कि जब जो पहला सीबीटी एग्जाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन आपको पता होगा कि क्वेश्चन किसी में कठिन, किसी में आसान क्वेश्चन पूछता है, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। कुछ बच्चे हैं जो 60 नंबर लाते हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उनका 80 हो जाता है, कुछ बच्चों का 80 लाते हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उनका 70 हो जाता है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है फर्स्ट सीबीटी एग्जाम का। इसके बाद जो क्वालिफाई होता है उसको सेकंड सीबीटी एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद जो इसका एग्जाम का ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग 2 घंटा 30 मिनट होता है, मतलब 2.5 घंटे आपका टाइम दिया जाता है सेकंड सीबीटी एग्जाम के लिए। एक बात और है कि सेकंड सीबीटी एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जो सेकंड सीबीटी एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में होता है, आप लोगों को पता चल गया होगा। और पार्ट ए जो उसका पहला पार्ट होता है उसके बारे में हम यहां पर समझेंगे। पहला पार्ट 90 मिनट का होता है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं, मतलब 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा और उसमें 100 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। और इसमें जो क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स रखा गया वो यहाँ पे वो जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% है और एसटी के लिए 25% रखा गया है। ये समझते हैं सीबीटी स्टेज 2 के पार्ट ए के सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखिए यहाँ पे सबसे पहला सिलेबस मैथमेटिक्स का हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद एक स्क्वायर रूट्स है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर और पाइप है। जो सीबीटी 1 स्टेज था उसका सेम सिलेबस सीबीटी सेकंड के पार्ट ए में दिया गया है। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, इंडिया रेलवे के लोको पायलट के स्टेज 1 का, तो आपको सीबीटी स्टेज 2 के पार्ट ए का भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम टॉपिक आपको दिख रहा होगा जो मैंने सीबीटी 1 के लिए बताया। पार्ट ए में रीजनिंग भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग का जो टॉपिक है यहाँ पे देख सकते हैं, एनालॉजी है, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशंस है, सिलोजिज्म है, जंपिंग है। इसके बाद वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलैरिटीज है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस है। ये तो आप लोग देख रहे होंगे कि सीबीटी 1 में जो सिलेबस था सेम सिलेबस सीबीटी 2 में, केवल
टाइम को बढ़ा दिया गया है, नंबर को बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों ने स्टेज 2 CBT 2 के पार्ट ए का मैथ का देख लिया सिलेबस, रीजनिंग के सिलेबस देख लिए। अब देखिए इसमें एक और सिलेबस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो यहाँ पे सिलेबस है वो मेनली ITI का सिलेबस है। ITI में इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन जो पढ़ाया आपको जाता है उसी का सारा टॉपिक दिया गया है। अगर आप इसे फिजिक्स समझेंगे तो आप नहीं बना पाइएगा। जैसे इंजीनियरिंग का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोजेक्शंस है, व्यूज है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइंस है, ज्योमेट्रिक फिगर है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, यूनिट्स है, मेजरमेंट है, मास एंड वेट, ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का टॉपिक शुरू हो गया। वर्क पाउंड एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक एलेक्ट्रिसिटी है, लीवर्स एंड सिंपल मशीन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, इन्वायरमेंट है और IT लिटरेसी है। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो चलता है ITI में उसका भी सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद CBT सेकंड में भी आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं। जैसे यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर्स, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। मतलब आपको करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे और जो प्रश्न आएंगे वो इन सारे टॉपिक से आएंगे, आने का चांस ज्यादा है। इसके अलावा भी टॉपिक को ऐड कर सकता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि पार्ट 1 में जो CBT स्टेज 1 है उसका जो मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और करंट अफेयर का सिलेबस सेम है, पार्ट ए का सेम है। और सेकंड CBT एग्जाम का जो पार्ट ए है इसमें केवल एक डिफरेंस है कि इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन से प्रश्न आ रहे हैं। तो सेम केवल एक सब्जेक्ट का डिफरेंस पड़ता है CBT 1 से CBT 2 में। आप लोगों ने समझा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 2 तरह के एग्जाम होते हैं, पहला CBT 1 स्टेज 1 और CBT 2 स्टेज 2 जिसको बोलते हैं। CBT 1 में आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, जिसमें सीटों की संख्या से 15 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। जो 15 गुना ज्यादा बच्चे हैं उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें एग्जाम 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग जिसको पार्ट ए बोलते हैं और दूसरा भाग जिसको पार्ट बी बोलते हैं। पार्ट ए के बारे में आप समझ गए और पार्ट बी समझिए। पार्ट बी जो है टेक्निकल एग्जाम है, जो ITI की हैं, जो डिप्लोमा की है, जो बीटेक की है, ये तीनों के लिए कॉमन होता है और लेकिन ट्रेड के अनुसार होता है। मान लीजिए कोई फिटर से है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई MMB से, कोई डीजल से है, जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो बीटेक वाले हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, तो उनसे वहां पे चॉइस भरवाया जाता है कि आप ITI के सब्जेक्ट का नाम चॉइस कीजिए। मान लीजिए 10+2 वाले जो साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, जो बीटेक किए हैं, तो उनको बीटेक से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, उनको ITI से प्रश्न पूछा जाता है। डिप्लोमा वालों को भी ITI से पूछा जाता है। वहां पे ऑप्शन होता है कि आप चुनाव कीजिए कि आप ITI के कौन सा ट्रेड से एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक्स, तमाम जो ट्रेडें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उस ट्रेड से किसी एक ट्रेड को चुनाव करके आप एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम पार्ट बी का फायदा यह है कि इसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। दूसरा खासियत यह है कि इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, आपको 60 मिनट टाइम मिलता है। 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट टाइम मिलता है और केवल 35% नंबर आपको लाना होता है। मतलब 75 में से अगर 29-30 नंबर सही कर देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं और इस नंबर को मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मान लीजिए जो बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, जो अदर भी ट्रेड से है और रेलवे का एग्जाम दे रहा है और इसमें टेंशन में बैठा हुआ कि हम टेक्निकल कैसे पास करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 75 में से 29-30 नंबर ला दीजिएगा, इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे केवल क्लासरूम में केवल बैठ के पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, लिखिएगा भी नहीं, तो 29-30 नंबर ला दीजिएगा। इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। इजी वे कोचिंग सेंटर ITI के फील्ड में एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो केवल ITI के बच्चों के लिए पढ़ाता है, जो ITI के जितनी भी बहाली आती है सबके लिए तैयारी कराता है। अगर आप टेक्निकल का टेंशन नहीं लेना, आपको इस टेक्निकल को हम लोग 100% गारंटी देते हैं कि आप पास हो जाएगा, केवल बैठ के पास हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि जितना भी मैंने सिलेबस का नाम बताया, जो टेक्निकल वाला सिलेबस है जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और ट्रेड से जो प्रश्न आएंगे, और DGT के जो सिलेबस है, NCBT का जो सिलेबस है, उसी से आएंगे। तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगे, उस किताब से पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे आप ITI NCBT पे आधारित जो भी किताब आपको मिलेगा सेमेस्टर वाला, उसको खरीद लीजिएगा, उसको परचेज करके स्टडी कीजिएगा। तो मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पिछले बार 2018-19 में जो एग्जाम हुए थे, उस समय मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाकर बताया था कि आप लोग
मार्केट में जितने बहुत सारे पब्लिकेशन वाले किताब लॉन्च कर दिए हैं उनसे मत पढ़िए, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़े थे और फेल हो गए थे। लेकिन जो बच्चा एनसीईआरटी पैटर्न पे जो किताबें था आईटीआई का, वो जिसने स्टडी किया था वो क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से सिलेबस में लिखा गया है कि जो प्रश्न आएंगे और डीजीटी के वेबसाइट से जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब डीजीटी के द्वारा जो वेबसाइट जो सिलेबस को डिजाइन किया गया है आईटीआई के लिए, उस सिलेबस से ये प्रश्न पूछेंगे और उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, जो चैप्टर दिए गए, उसका जो आंसर है उसी से वो लोग मैच करेंगे। तो आप अपने से तैयारी कीजिएगा, मार्केट से किताब खरीद लीजिएगा, कुछ भी पब्लिकेशन का, तो फिर आप फेल कर जाइएगा। तो निमी पैटर्न का किताब खरीद कर आप टेक्निकल पोर्शन का तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग मैथमेटिक्स के लिए आप अलग से किताबें ले सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत सारे अच्छे किताब है रीजनिंग मैथमेटिक्स का, जिसका तैयारी आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइको टेस्ट, लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो भाषा है उसमें इसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। और इसमें केवल पास होना है आपको, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा गया। मतलब साइको में निगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल पास हो जाना है। अगर आप पास हो जाएंगे तो लोको पायलट बन जाएंगे। इसका साइको टेस्ट हम लोग बोलते हैं ना अपने भाषा में, तो ये साइको टेस्ट आपका होगा। और साइको टेस्ट में इस बात का ध्यान आप रखेंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपको केवल पास होना है। और साइको पास करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेलवे के वेबसाइट पर भी साइको टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट डाले रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे संस्थान है जो साइको का तैयारी कराते हैं, तो वहाँ जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस असिस्टेंट लोको पायलट का कंप्लीट हो गया। जो बच्चे टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं उनके लिए साइको टेस्ट नहीं होता है, वो केवल पार्ट 1 और पार्ट बी CBT 1 और CBT 2 का ही एग्जाम देकर वो क्वालिफाई होते हैं, उनका मेरिट लिस्ट आता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है और आप इंडियन रेलवे में सरकारी नौकरी पा जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा पार्ट 3, जिसमें मैं बताएंगे हम इसमें सैलरी क्या है, बेनिफिट क्या मिलता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मेरे पास फेसबुक ग्रुप है, अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,39,000 बच्चे ज्वाइन किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, यहाँ से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।